हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी 102 का, और इसका मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट। जितने भी नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग बनते हैं, सभी क्वेश्चंस का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो देखे होंगे, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। लेकिन सबसे पहले अभी देखो, अभी इस वीडियो में आ ही गए हो, तो ये जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आपका देखो टाइटल वही है, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। तो इसके बारे में भी मैंने इस टाइटल के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया। तो वो मेन वीडियो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, उनमें देखिएगा जरूर। तो ये जो है जून एग्जाम 2025 में क्वेश्चन एग्जाम जो हुआ था, उनका मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, समझाऊंगा। क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, डायरेक्ट मैसेज भी किए थे, सर जून एग्जाम 25 का क्वेश्चन पेपर एक बार कंप्लीट करवा दीजिए, है ना, एक बार फिर से समझा दीजिए इसका जितने भी क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मुझे लाना पड़ा। और देखिए क्वेश्चन पेपर आप लोग देख ही लीजिए, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इसमें 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल 5 प्रश्नों की आपको क्या करना है, जवाब देना है। और एक भाग में से 2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न को चुनते हुए, है ना, 5 प्रश्न का जवाब देना है। तो एक भाग में 2 लिया, दूसरा भाग में 3, 5 प्रश्न का जवाब देना है। ऐसे 400 शब्द में जवाब देना है, और 20 अंक आपको मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन का जवाब 400 शब्द, मतलब 4 से 5 पेज। अगर आप बड़ा लिखते हैं तो 5 पेज, छोटा लिखते हैं तो 4 पेज, इस तरह से। और यहाँ जब पहला प्रश्न देखिए, भाग 1 में क्या है, भारत के संविधान के दार्शनिक आधारों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। भाग 1 में आपका फर्स्ट प्रश्न यही है, और इसी का हम लोग आंसर देखेंगे, समझेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, सबका आपको यहाँ पर सॉल्व पीडीएफ मिलेगा। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखिए 400-500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक 400 से 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब तक पीडीएफ परचेस कर चुके हैं इसका, इस कोड का। तो भैया आप में से अभी तक जो स्टूडेंट्स पीडीएफ परचेस नहीं किए हैं, व्हाट्सएप से जाके पीडीएफ परचेस कर लीजिए। और ये जो अभी वीडियो जो समझा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्व पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज करना। आप में से जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने पीडीएफ परचेस किया है, आपको ये फ्री में मिल जाएगा। और अभी तक जो स्टूडेंट परचेस नहीं किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, आप लोग व्हाट्सएप से जाके परचेस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर को देख ही लीजिए। क्वेश्चन देखिए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। तो किसके, भारत के संविधान के। तो यहाँ पे दार्शनिक आधार, आखिर दार्शनिक आधार का क्या मतलब है, पहले ये समझिए। दार्शनिक आधार का मतलब होता है किसी विचार, सिद्धांत, व्यवस्था, विषय के पीछे छिपे मूल सिद्धांत या फिर सोच। इसे हम लोग दार्शनिक क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या समझे, दार्शनिक आधार क्या होता है, किसी चीज के नींव में मौजूद विचार या फिर सोच, ठीक है। तो ये हमारा दार्शनिक, तो ये किसके अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। तो संविधान के अकॉर्डिंग दार्शनिक आधार हम लोग देखेंगे। तो दार्शनिक आधार देखने से पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं। भारत का संविधान विश्व के क्या है भाई, सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान में से एक है। यह केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह क्या है, देखो दार्शनिक आधार क्या है, कि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों पर आधारित है। तो ये सब क्या है, भारत के दार्शनिक आधार है, ठीक है। भारत के संविधान के दार्शनिक आधार क्या है, कि भाई ये न्याय पर, संविधान न्याय के अकॉर्डिंग काम करता है, स्वतंत्रता, समानता के लिए, ठीक है, बंधुत्व के लिए, इन सब के लिए क्या करता है, संविधान काम करता है। संविधान के दार्शनिक आधार देश के लोकतांत्रिक और कल्याणकारी स्वरूप को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसका चर्चा भी करते हैं किस तरह से। भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार में न्याय की बात करते हैं सबसे पहले। तो संविधान सभी नागरिकों को क्या कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का क्या करता है, प्रयास करता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले, समान अवसर मिल सके। दूसरा, स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक। तीसरा, संविधान के अकॉर्डिंग समानता दी गई है। संविधान कानून के समक्ष सभी को समान मानता है, तथा जाति, धर्म, लिंग, है ना, जाति, धर्म, लिंग और जन्म के आधार पर यह भेदभाव का विरोध करता है। अगला, बंधुत्व। संविधान सभी नागरिकों में भाईचारे, एकता और राष्ट्रीय अखंडता की भावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र। संविधान जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का क्या करता है, अधिकार देता है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाता है। और धर्मनिरपेक्षता की बात करें इसमें, तो राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है। तो ये हमारे धार्मिक संविधान के धार्मिक, और ये क्या कहते हैं,
सांस्कृतिक कोडिंग और ये दार्शनिक आधार है। समझ में आ गया? और भारत का जो है कि संविधान इन दार्शनिक आधारों पर क्या है निर्मित होता है। यह सिद्धांत देश में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाते हैं तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपके सामने, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये मौलिक अधिकार क्या होता है, फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होता है। अगर आपको ये दोनों पता ही नहीं रहेगा तो आप डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं मौलिक अधिकारों की, तो वो भारतीय संविधान के द्वारा हम सभी को दिया गया है। ठीक है, तो हम सभी को ये छोटा सा एक बेसिक समझ लो एक राइट्स दिए हुए हैं। तो ये कौन सी राइट्स दिए हुए हैं भाई? बेसिक राइट्स दिए जो हर नागरिकों को दिए गए हैं। कौन सी? एक समझ लो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और सॉरी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हम लोगों को 6 राइट्स दिए हुए हैं। कितने राइट्स? 6 राइट्स। तो भारत के संविधान में तो ये देख लिए, राइट्स हम लोग देख लिए। अब राइट्स के साथ-साथ हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये ऐसे निर्देश हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश कैसे चलाना चाहिए, क्या नीतियाँ, क्या प्लानिंग किया जाना चाहिए, है ना? तो क्या प्लानिंग हो, क्या योजना हो, क्या नीति बनाया जाए देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। तो यही नीति निर्देशक सिद्धांत होता है। ठीक है? तो ये क्या किस तरह का उपयोग करें कि भाई ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों का क्या हो, फ़ायदा हो। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत हुआ, जिसमें सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोज़गार और अवसर मिले, गरीबों और कमज़ोर वर्गों की मदद हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हो, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ये सब नीति निर्देशक का क्या है सिस्टम सिद्धांत है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, धीरे-धीरे समझने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों का महत्वपूर्ण क्या है स्थान है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा करते हैं। स्वतंत्रता और अधिकार रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाने का मार्गदर्शन देते हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर। तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग देखें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की क्या करते हैं रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की दिशा देते हैं। लागू होने की प्रवृत्ति को देखा जाए तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी में देखें तो मौलिक अधिकार मुख्य रूप से नागरिकों को प्राप्त होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, मौलिक अधिकार मुख्य रूप से नागरिकों को प्राप्त होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक पूरा समाज को। न्यायालय की भूमिका इसमें क्या, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आप लोग को ये डाउट भी हो सकता है याचिका क्या है, तो समझिए याचिका का मतलब होता है अपनी समस्या अधिकार की रक्षा के लिए अदालत के सामने लिखित रूप में आवेदन करना। इनकी क्या होता है, ये अधिकार होती है। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार दिया जाता है नागरिकों को मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अदालत में ये दे सकता है याचिका, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए ऐसा नहीं। उसके बाद संविधान में स्थान, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, जबकि है ये जो है कहाँ दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग के 4 में दिया गया है। प्रकृति की बात करें, मौलिक अधिकार का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के दोनों प्रकार के क्या होते हैं, संरक्षण प्रदान किए जाते हैं ना, दोनों प्रकार संरक्षण होता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से राज्य के लिए सकारात्मक दिशा निर्देश होता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान
के महत्वपूर्ण भाग हैं। एक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि दूसरा राज्य को आदर्श और कल्याणकारी शासन स्थापित करने की दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या भारतीय राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टाम्प उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्या क्वेश्चन है कि क्या भारतीय राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टाम्प है, या फिर उन संवैधानिक प्रावधानों की क्या करना है, व्याख्या करना है, जिनमें राष्ट्रपति अपने निर्देश पर क्या करती है, कार्य कर सकता है या फिर कर सकती है। चलिए, भारतीय राष्ट्रपति देश का संवैधानिक क्या होता है, संविधान के अकॉर्डिंग वो प्रमुख होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन क्या होता है, राष्ट्रपति जो है कि मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करता है। अब कहीं न कहीं ये डाउट हो सकता है कि आखिर राष्ट्रपति कौन से मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है? तो भैया, राष्ट्रपति जो काम करता है वो प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्रमुख मिनिस्टर होते हैं, खास मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? जो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उनके सलाह को मानना पड़ता है। जैसे कि किस कानून का पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, किसे मंत्री बनाना है, ठीक है? प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग किसे मंत्री बनाना है, संसद सत्र कब बुलाना है, कल कब स्थगित करना है, आपातकाल लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर राज्यपाल, न्यायाधीश और अन्य बड़े पदों पदों पर भी ये नियुक्ति से जुड़े मामलों में ये ऑर्डर करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। किसे? राष्ट्रपति को। समझ में आ गया? तो प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री और उनसे जुड़े मंत्रियों के यानी कि मंत्रिपरिषद की मदद से ना उनके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इसलिए कई बार उसे रबर स्टाम्प भी कहा जाता है, लेकिन संविधान राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां भी देता है जिनका प्रयोग वह अपने विवेक से कर सकता है, ले सकती है। इसलिए राष्ट्रपति को केवल रबर स्टाम्प कहना क्या नहीं है, उचित नहीं है। वे संवैधानिक प्रावधान जिनमें राष्ट्रपति अपने निर्देश पर कार्य कर सकता है या सकती है, वो है कौन-कौन? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त, तो राष्ट्रपति अपना बुद्धि से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है? तो ये अधिकार होता है, ये काम उसका होता है। और परिषद से पुनर्विचार का अनुरोध, तो ये अनुरोध कर सकते हैं राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद को से विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं, ये अधिकार है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक या फिर निर्णय को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकती है। विधेयक पर निर्णय, अ, राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या सकती है, रोक सकता है, रोक सकती है, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या सकती है। लोकसभा भंग करने का भी निर्णय, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर विचार करते हुए निर्णय ले सकता है कि नहीं? सरकार बनाने का अवसर देना, यदि कोई सरकार गिर जाए तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे उपयुक्त दल या फिर गठबंधन सरकार बनाने का अवसर दे सकता है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जानकारी मांग सकता है या फिर सकती है। तो भारतीय राष्ट्रपति अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, करती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है, इसलिए राष्ट्रपति को केवल रबर स्टाम्प कहना सही नहीं है। इसके बाद चौथा नंबर में टिप्पणी है, पहला टिप्पणी है इसमें संसद प्रणाली। संसद प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। यह व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है कि नहीं? असली कार्य तो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उनके। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, जनप्रतिनिधित्व और सरकार पर नियंत्रण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा टिप्पणी के लिए दिया गया है संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत यह बताता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल विशेषता नष्ट या फिर परिवर्तित नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का विकास सर्वोच्च न्यायालय ने किया था।
लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संसदीय प्रणाली व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन और मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य केवल संविधान की मूल भावना और मूल्यों की रक्षा करना है। यह संसद की संशोधन शक्ति पर आवश्यक संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है तथा संविधान की स्थिरता और सर्वोच्चता को बनाए रखता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है। यह संविधान का संरक्षक, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक तथा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य, तो पहला है आपका यहाँ पर देखिए मूल अधिकार क्षेत्र, जिसमें राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी किया जाता है। और संविधान का संरक्षक, यह संविधान की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है, अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा के लिए रिट जारी करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें यह संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानून या फिर सरकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। छठा, परामर्श संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या फिर संवैधानिक विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकती है। अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण और अभिलेख प्रमाणित माने जाते हैं तथा अवमानना करने वाले को दंड देने की भी शक्ति इसे प्राप्त है। तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय समानता और संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शक्तियां और कार्य लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। यह ऐसे सिद्धांत है जो राज्य को जन कल्याणकारी नीतियां बनाने और देश में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शन देते हैं। यद्यपि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी शासन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सबसे पहला जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना है। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज में असमानता कम करके सभी को समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया गया है। तीसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास, राज्य सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार करे। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत में ये सब आपको दिया गया है। कमजोर वर्गों का संरक्षण प्राप्त है नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए हितों की रक्षा करना राज्य का क्या है, दायित्व है। अगला, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, राज्य पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। उसके बाद 7वां दिया है इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत में ग्राम पंचायत का विकास, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायतों के विकास पर बल दिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक न्याय, क्या सामाजिक सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को आदर्श और शासन की दिशा प्रदान करते हैं। तो ये सामाजिक न्याय, समानता, जन कल्याण की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संसदीय वर्सेस बनाम को वर्सेस कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, जैसे मान लो नहीं समझा, नेपाल वर्सेस इंडिया।
है ना? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो ये क्या है? ये होता है वर्सेस दो दो लोगों के बाद, दो चीज़ों के बीच, दो दो आपस में, दो पार्टियों के बीच, है ना? या दो कोई भी दो चीज़ों के बीच बनाम बनाम क्या करता है? वर्सेस का काम करता है, बनाम। तो संसदीय बनाम न्यायपालिका बहस की वर्णन और चर्चा कीजिए। भारत के लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका दोनों की महत्वपूर्ण क्या है? भूमिका है। संसद क्या करती है? कानून बनाती है, जबकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। कई बार दोनों की शक्तियां और अधिकारों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसे संसदीय बनाम न्यायपालिका कहता है, संसदीय वर्सेस न्यायपालिका कहा जाता है। तो संसदीय बनाम न्यायपालिका की बहस कैसे चलता है? इसके अकॉर्डिंग संसद की विधायी शक्ति के अकॉर्डिंग संसद को कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि सभी कानून संविधान के अनुरूप हो। न्यायिक पुनरावलोकन, है ना? तो न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। संवैधानिक संविधान संशोधन का प्रश्न, तो इसमें संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। शक्तियों का संतुलन, लोकतंत्र और शक्ति संतुलन में संसद और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे की शक्तियों पर संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा, दोनों संस्थानों का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना तथा नागरिकों के उद्देश्य और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करना है। संसद न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण क्या है? स्तंभ है। दोनों के बीच संतुलन और सहयोग संविधान की सर्वोच्चता तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना? उसके बाद आपका आता है टिप्पणी, फिर संसदीय विशेषाधिकार। तो देखिए, संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार और सुविधाएं हैं जो संसद तथा उसके उद्देश्य और अपने कार्य स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन विशेष अधिकारों का उद्देश्य संसद की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखना है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसदीय कार्यवाही के दौरान कुछ कानूनी सुरक्षा तथा संसद की अवमानना करने वाले विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार, इसके क्या है? प्रमुख विशेष अधिकार हैं। इन अधिकारों का उपयोग केवल संसदीय कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है, और न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। संसदीय विशेषाधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर ख नंबर में है राज्यसभा की भूमिका। राज्यसभा की भूमिका, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य कार्य विधेयकों पर विचार करना, उसमें आवश्यक संशोधन सुझाना तथा उन्हें पारित करने में भाग लेना, ठीक है, लागू करने में भाग लेना। राज्यसभा केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अनुभवी सदस्यों के विचारों और सुझावों की कानून निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है तथा साथ ही इससे यह सरकार के कार्यों पर चर्चा और समीक्षा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत भी करती है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट जो भी क्वेश्चन पेपर था मैंने करवाया, ये व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स, ये जो है कि जो मैंने आपका अभी ये क्वेश्चन पेपर करवाया, इसे आप फ्री में ले लेंगे, क्योंकि तो फ्री में क्या कि आपने अगर व्हाट्सएप में पीडीएफ परचेज किया था, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कैसे मिलेगा, नहीं तो आप वहाँ पे जाकर बोलेंगे सर फ्री पीडीएफ नहीं है, ठीक है। अगर आपने पीडीएफ परचेज किया था बीपीएससी 102, ठीक है, ये आपने पहले से परचेज कर लिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, जो मैं आपको भी दिखा दूं 1 मिनट। देखिए मेन जो है कि आपका 5 साल के द्वारा बनाए गए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक तो पीडीएफ ये है, ठीक है, ये भी पीडीएफ। दूसरा आपका ये है, देखो ये, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसे परचेज किया था, इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है सभी को लिया गया है। तो ये जो भी आप लोगों में से परचेज किया था, आपको ये जो क्वेश्चन पेपर का फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं किया है आपने, कोई भी पीडीएफ भी परचेस नहीं किया, तो आपको पहले पीडीएफ परचेस करना होगा और फिर आप में से याद दिलाना कि भाई ये आप सर वो वाला भी दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तैयारी कीजिए, एग्जाम बहुत ही सुपर जाएगा, बहुत ही सुपर जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
चांस पे स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।